नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद और आशा दोनों करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप भी मेहनत से लगे पड़े होंगे। अगर मैं समय की बात करूं तो इस समय जो समय हो रहा है 2:15 यानी रात के 2:15 हो रहे हैं और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूँ आपको इतिहास की क्लास देने के लिए, जो महत्वपूर्ण रूप से मुझे आज सुबह से देनी थी लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं दे पा रहा था। पॉलिटी की क्लास में आपको दे पाया था। तो रात में यानी कि सभी लोग अब इस समय गहरी नींद में सो रहे होंगे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप सभी के सामने आ गया हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। आपकी तैयारी में जितना मैं सहयोग कर सकता हूं, जितना अपनी तरफ से दे सकता हूं, उतना देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुखर्जी नगर के अंदर अगर आप रात के 2 बजे 3 बजे कितने भी बजे जगेंगे और जगने के बाद अब अगर ऐसी ठंड में आप एक बार बाहर जाएंगे, बाहर जाकर मतलब बालकनी में जाएंगे, रूम से बाहर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मुखर्जी नगर की दुनिया जो है वहां पर अक्सर लोग सोते नहीं हैं। हर खिड़की के अंदर से आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। हर खिड़की के अंदर से आपको लगेगा कि हाँ कोई है, जग रहा है, पढ़ रहा है। छत पर भी जाओगे, रोड पर भी जाओगे तो माइंड फ्रेश करने के लिए आपको लोग घूमते हुए मिल जाएंगे। यानी कि जब से यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हर बच्चा तैयारी करने वाला होता है और तैयारी करने वाले बच्चों का जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और होता है। सच बात यह है प्यारे दोस्तों, आपको भी तैयारी करती रहनी चाहिए और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे ना निकल जाए, इस उद्देश्य से आपको रातों को जगना चाहिए। क्योंकि रातों को जगने वाले अक्सर और ही लोग नहीं होते, वही लोग नहीं होते, दरअसल दूसरी दुनिया के भी लोग होते हैं जो रात को जग कर अपनी रातें काली किया करते हैं। तो रात में पता नहीं क्या हो जाता है, जो इस क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको नींद आती ही नहीं है। क्योंकि उनको ऐसे लगता है, कई बार मुझे भी लगता है कि अगर जिंदगी के अंदर अगर एक दिन होता तो कम से कम 30 घंटे का तो दिन होना चाहिए था। 30 घंटे का दिन होता तो जिंदगी के अंदर कुछ मजा ही कुछ और होता। बहरहाल इन सब चीज़ों को छोड़िएगा, मैं इतना कह सकता हूं कि आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ते रहिएगा। मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। अभी रिकॉर्ड करके मैं आपको थोड़ी देर पहले देता हूं, जैसे कि पॉलिटी की वीडियो मैंने आज डाल दी थी। हिस्ट्री की भी इसी तरह से मैं अभी आगे डालता रहूंगा, यानी एक दिन में आपको 2 वीडियो पॉलिटी हिस्ट्री की मिलती रहेंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी 2 बजे हैं, 2:10-15 शायद हो रही हैं। इसके बाद अभी 1-2 घंटा आपकी वीडियो चलेगी, यानी कि अब 1 घंटे कम से कम वीडियो चलेगी। और वीडियो चलने के बाद, वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा मेरा काम अभी बचा है, तो फिर मैं करने के बाद और सुबह आपकी 7 बजे से एक मुझे क्लास लेनी है। 7 बजे, और 7 बजे की क्लास के लिए होता है कम से कम 6:30 तो जगना होता है, क्योंकि सिस्टम विस्टम चलाने में। तो कहीं ना कहीं नींद चैन तो त्याग ही चुके हैं आप सभी के लिए, आप चिंता ना करें बिल्कुल। और शरीर, ये मैं किसी की वीडियो देख रहा था, उसके अंदर पता नहीं कौन था। देखिए, हालांकि स्टूडेंट लाइफ में छात्र की जो जीवन होता है 6 घंटे की नींद आवश्यक होती है, लेकिन किसी व्यक्ति ने पता नहीं किसी वीडियो में कहा था कि इसकी जो शरीर की लिमिट होती है ना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तुम इसे जहां सेट कर दोगे वहीं पर जाकर रुक जाएगी। अगर तुम इसे 10 घंटे की आदत सोने की डाल दोगे तो 10 घंटे आदत पड़ जाएगी सोने की। आप इसे 5 घंटे पर सेट कर लोगे, 3-4 दिन आप 5 घंटे सो, इसका शरीर का लिमिट 5 घंटे सेट हो जाएगी। आप 3 घंटे की आदत डाल लो, 3 घंटे हो जाएगी। लेकिन आप पागल मत होइएगा, कहीं ऐसा ही हो कि सर ने कहा था 3 घंटे की आदत डालते हैं तो 3 घंटे की पड़ जाती है और आप 3 घंटे बेइंतहा अपनी पढ़ाई करते हो। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीज दिमाग में होती है। और मैंने अक्सर देखा है मुखर्जी नगर के अंदर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि लगभग 2 से 3 घंटे ही वो पूरी जिंदगी, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में सोते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तो कोई बात नहीं है, खैर ऐसी बात नहीं है। आप सोइएगा, कम से कम 5-6 घंटे तो सोइएगा, क्योंकि आपके पास अभी आपके घर वालों का साथ है, मेरा साथ है। और आप जब घर वालों का और मेरा साथ है तो आप चिंता ना करें, सब कुछ सही हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। बहरहाल प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से बात करने के लिए आया हूं आज एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिस पर्सनैलिटी को पढ़ाना मैं बड़ा पसंद करता हूं। मैं पसंद इसलिए बहुत करता हूं प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से प्रश्न बनकर बहुत आते हैं। जब भी आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करेंगे, उस परीक्षा के अंतर्गत आप एक चीज पाएंगे कि निश्चित रूप से जब भी आप किसी तैयारी में उतरेंगे, महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जहां से प्रश्न हमेशा बनता रहा है और यह बनता ही रहेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक को, महात्मा गांधी के टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। जिन प्रश्नों पर मैं आपकी दृष्टि दौड़वाना चाहता हूं, जिन प्रश्नों से मैं आपको परिपक्व करना चाहता हूं, उनसे आप एक बार मुकम्मल मालूमात करें और अच्छी तरह से उन चीजों को सोचने की और समझने की इच्छा शक्ति अपने अंदर लाएं। प्यारे दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिन्हें आप यहां पर महात्मा गांधी जी और प्यार से सिर्फ आप इन्हें गांधी जी कहकर पुकारते हैं, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं जिनके बारे में मैं बात करूं तो भारत के अंदर
अगर कोई ऐसा नेता हुआ है जिस नेता ने अपने जीवन के अंदर अंग्रेजों को घुटनों के बल टेकने के लिए, घुटनों के बल टिकने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है तो वह महात्मा गांधी हुए हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे, थोड़ा सा मैं भी आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी भारत के अंदर रहे हैं जो कि पढ़े विदेश में थे, और जब पढ़कर विदेश से भारत में आए तो भारत के अंदर आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी माने जाते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनसे अंग्रेजी भी थर्राने लगे थे, और थर्राने के पीछे कारण था कि महात्मा गांधी की बैक टू बैक एक अच्छी परफॉर्मेंस देना। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को जो चाहा वह मनवाया, और महात्मा गांधी के सामने अंग्रेज वही मानते थे जो महात्मा गांधी चाहते थे, और आजादी की लड़ाई में अंत तक महात्मा गांधी जी अंग्रेजों का सामना करते रहे। दरअसल प्यारे दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं महात्मा गांधी जी को, तो कुछ लोग आलोचक जो रुष्ट हो जाते हैं मेरे भाई बहन, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। दरअसल ये मेरे दैनिक जीवन में भी होता है। जब मैं महात्मा गांधी जी के बारे में किसी से बात करता हूं तो मेरे जो यार दोस्त दो चार होते हैं जिनकी सोच कुछ उस तरह की हो जाती है, वो मेरे पर चढ़ जाते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में सर तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ाई करते हो। अब मेरे बढ़ाई करने के पीछे कारण है, आप इसको भावनाओं के साथ ना जोड़ें, क्योंकि महात्मा गांधी को मैं पढ़ाने का उद्देश्य प्रश्न अटेम्प्ट कराना होता है। दरअसल कहीं ऑफलाइन में एक बार पढ़ा रहा था, ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते देखा कि महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने ऐसे स्टार्ट किया जैसे आज स्टार्ट किया है। बीच में से एक बच्चा खड़ा होकर बोल ही गया, सर महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा ही आप गिनाते हो। मैंने कहा ऐसा है कि जितना मैं बताता हूं उतना सही बताता हूं, गलत तो कुछ बताता नहीं हूं। और अगर मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ आपको अच्छी चीज बता रहा हूं, कुछ अच्छा ही बता रहा हूं, तो वास्तव में कुछ अच्छाइयां होंगी। बच्चा बोला कि सर देखिए ऐसा है कि मैं मानता हूं कि आप कुछ भी बताते हैं वो सही बताते हैं, लेकिन वास्तविकता सर यह है कि पापा आरएसएस में हैं, पिताजी आरएसएस के सदस्य हैं। और पिताजी ने आज से, जब मैं बचपन में था उसी टाइम से पापा ने एक किताब लाकर रखी थी जिस पर लिखा हुआ था नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। 3 से 4 बार उस किताब को पढ़ चुका हूं सर। जब से 3 से 4 बार किताब को उसको पढ़ चुका हूं तब से मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता, लगता है सर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा झूठा सीधा बोल रहे हैं। तो मैंने उससे कहा देखो प्यारे दोस्तों, कुछ बिंदुओं पर तो महात्मा गांधी का आलोचक मैं भी हूं, लेकिन सारे बिंदुओं पर बिल्कुल भी नहीं। और अगर सारे बिंदुओं पर नहीं हो तो आपको, अगर आलोचक हैं भी हम और आप, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमको सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर प्रश्न पूछा गया तो आप उसकी आलोचना महात्मा गांधी की नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लगाने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई। इसलिए प्यारे दोस्तों इतना कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं तो आप सारी बातों को एक साइड में रख के सिर्फ महात्मा गांधी की उन प्रश्नों पर ध्यान दें जहां से मैं आपको प्रश्न अटेम्प्ट कराना चाहता हूं। क्योंकि समाज के अंदर क्या चीज चलती है, महात्मा गांधी के आलोचक प्रशंसक कितने हैं, उन बातों से आपको क्या लेना। क्योंकि मैं भी अगर इस पर डिबेट करने लगूंगा, मैं भी महात्मा गांधी की अच्छा ही बताना शुरू करूंगा, सामने वाले के सामने 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं, बताओ महात्मा गांधी इस समय क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी जी उस समय क्या कर रहे थे। महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा करा दिया, महात्मा गांधी ने माउंटबेटन के साथ इस तरह के समझौते कर लिए, जवाहरलाल नेहरू ने यह करा दिया, जवाहरलाल नेहरू को भी उनके साथ घसीट देते हैं। अब मैंने एक बात, जब ऐसी डिबेट होती है, कई बार मेरा सामना हुआ है महात्मा गांधी पर, मैंने एक ही प्रश्न उन व्यक्तियों के सामने रखा कि सिर्फ इतना बताइए, जब महात्मा गांधी देश का बंटवारा करने का काम कर रहे थे तब अन्य जनता क्या कर रही थी। जब महात्मा गांधी देश का बंटवारा अगर महात्मा गांधी ने किया तो अन्य देश की जनता उस समय क्या कर रही थी। और अगर महात्मा गांधी को सारी शक्तियां जनता ने दे रखी थी तो फिर महात्मा गांधी ने जो कर दिया वह सही है। क्योंकि हमारे देश के अंदर गीता में भी लिखा है कि अगर किसी गलत काम का, अगर आप कोई गलत काम हो रहा है, या तो उस गलत काम का आप दमन कर दीजिए, और अगर उसका दमन ना कर सके तो आप वहां से उठकर चले जाइए। तो महात्मा गांधी ने बंटवारा कर दिया, संपूर्ण देश के अंदर इतने सारे लोग थे, किसी ने उनका विरोध क्यों नहीं किया, कुछ तो वजह रही होगी वहां पर ऐसी। बहरहाल छोड़िएगा सभी इन बातों को, मेरे दोस्तों प्यार से सुनिएगा मेरी बात को कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ है वह 2 अक्टूबर के दिन हुआ है। कब? 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। आप कहेंगे सर 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है, और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर यानी कि गुजरात के अंदर हुआ है।
गुजराती व्यक्ति थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु होगी 30 जनवरी को एक बिरला भवन होता है। बिरला भवन में 1948 में दिल्ली के अंदर इनको गोली मार दी जाएगी और गोली मारने के बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाएगी। ये 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की याद में ही विशेष रूप से मनाया जाता है। इनकी माता का नाम जो हुआ करता था, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई हुआ करता था। अगर हम बात करें इसके अलावा प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र हुआ करते थे। हालांकि इनको 5वां पुत्र का भी एक व्यक्ति को माना गया कि महात्मा गांधी इस व्यक्ति को, जिसका नाम था जमनालाल को महात्मा गांधी अपना 5वां पुत्र बताते हैं। लेकिन बहरहाल हम जानेंगे कि हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए हैं और 5वां जमनालाल महात्मा गांधी जी मानते थे कि ये मेरा पुत्र है। तो 4 पुत्र महात्मा गांधी के हुए और इनके एक सचिव पद पर एक व्यक्ति को इन्होंने रखा था जिसका नाम था महादेव देसाई। छोटा सा एक परिचय है महात्मा गांधी का। वैसे तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश जरूर करते हैं जब भी हम किसी चीज को पढ़ना आगे आरंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी जो कि यहां लंदन से, कहां से, लंदन से LLM की डिग्री करते हैं और लंदन से LLM जो LLB की तरह होती है, लंदन से LLM करने के बाद या कहीं आप LLB करने के बाद या कहीं कानून की पढ़ाई करने के बाद महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं जिस समय वकील ना तो उस समय इनकी वैल्यू थी और ना ही वकीलों की आज वैल्यू है। आप देख लीजिएगा कितने ही लोग आपको लॉ करने के बाद अक्सर इधर उधर भटकते फिरते मिल जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने लंदन से LLB की पढ़ाई कर लिया, LLM की पढ़ाई लंदन से कर ली। अब महात्मा गांधी के सामने रोजगार की बड़ी समस्या थी। रोजगार की समस्या तो आज भी है और उस समय भी थी, लेकिन महात्मा गांधी जी का नसीब अच्छा था। 1893 एक समय था, 1893 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सेठ अब्दुल्ला। क्या नाम था बेटे? सेठ अब्दुल्ला। ये सेठ अब्दुल्ला के यहां पर सेठ अब्दुल्ला का एक केस आया और एक इस केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में। अब दक्षिण अफ्रीका जब महात्मा गांधी जाते हैं सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, तो महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी जी की तुलना में अक्सर सलमान खान से करता हूं। और महात्मा गांधी जी की तुलना में सलमान खान से इसलिए करता हूं क्योंकि सलमान खान जब एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं वो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते, और महात्मा गांधी जी अगर एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कमिटमेंट के बहुत पक्के थे और इस बात को मैं आपके सामने पेश भी करूंगा और दिखाऊंगा भी कि महात्मा गांधी जी कमिटमेंट के कितने पक्के थे। अब आप कहोगे सर आप सलमान खान से इनको क्यों कंपेयर करते हो? दरअसल सलमान खान और महात्मा गांधी के बीच में बहुत सारी समानता है, आप उनको देख नहीं पाते। महात्मा गांधी जी और सलमान खान को देखें तो सलमान खान ने भी अपने किरदारों में कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया है और महात्मा गांधी जी भी कपड़े उतार कर प्रदर्शन अपने किरदार में करते थे। महात्मा गांधी वो एक अलग बात है कि सलमान खान के अगर कपड़े उतारने के बाद कि देखने में लगता था कि हाँ कुछ है, जबकि महात्मा गांधी को देखने में लगता था हाँ कुछ भी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन सच बात यह है कि तगड़ा शरीर होना और भारी शरीर होना जिसे देखकर लगे कि बहुत ज्यादा ताकत इसके अंदर है, यह ताकत नहीं होती, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है तो मन की इच्छा शक्ति से, दिमाग कितना तेज दौड़ा पाते हो, इस चीज से प्रभाव पड़ता है। और मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार गांधी जी ने कितना तेज इस दुबले पतले शरीर से दिमाग दौड़ा के दिखाया था। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जाते समय एक नियम था कि भारत के लोग जो होंगे वो एसी क्लास, जो फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा होगा उसके अंदर प्रवेश वर्जित होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि फर्स्ट क्लास में ही बैठूंगा। महात्मा गांधी जी एसी वाले कोच में जाकर बैठ गए। महात्मा गांधी जी एसी वाले कोच में जाकर बैठ गए। टीटी आया, टीटी ने कहा खड़े हो जाइएगा गांधी जी। दरअसल गांधी जी तो नहीं कहा होगा, वो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। गांधी जी से कहा कि आप खड़े हो जाइए और गांधी जी ने कहा कि देखिए मेरी बात सुनिएगा भाई साहब, कमिटमेंट हो चुका है, अगर इसमें ही बैठ के जाऊंगा तो इसमें ही बैठ कर जाऊंगा, चाहे अंजाम इसका कुछ भी हो। इसके बीच में झड़प महात्मा गांधी जी को हो जाती है। अब उठाकर चलती ट्रेन से महात्मा गांधी जी को फेंक दिया जाता है। इतने कमिटमेंट के पक्के महात्मा गांधी थे। अब इनके बारे में आपको क्या ज्यादा बताऊं। एक बार होटल के अंदर, विदेश के अंदर ही होटल में एक वेटर से भिड़ जाते हैं, जबरदस्त कुटाई महात्मा गांधी जी की हो जाती है। इतने कमिटमेंट के पक्के थे। अब ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये सच्चाई थी। अब आप कहोगे
मेरा बोलने का तरीका कुटाई है, लेकिन अब वो क्या हुआ था, झड़प हुई थी या उसके आगे क्या हुआ था, वो एक अलग बात होती है। महात्मा गांधी जी के टैलेंट का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए थे, जब हम अफ्रीका के अंदर केस लड़ने के लिए गए थे, तो इनकी एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। आप इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी से बड़ा प्रेम महात्मा गांधी करते थे, और आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइएगा कि कितना प्रेम करते थे कि जिस समय महात्मा गांधी जी के पिता जो थे उनकी मृत्यु हो रही होती है, मतलब अंतिम समय में होते हैं, और महात्मा गांधी जी के पास संदेश भिजवाया जाता है कि आपके पिता अंतिम चरण में चल रहे हैं, कृपा करके उनसे एक बार बात कर लीजिए। महात्मा गांधी जी यहां पर कस्तूरबा गांधी के साथ थे, समय नहीं निकाल पाए, पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी जी उनके पास पहुंचे। इतने ज्यादा व्यस्त रहने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा और अच्छे से आपने आज से पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजों पर ऐसी पर बताने वाला हूं जहां से महात्मा गांधी के बारे में अक्सर प्रश्न बनता रहा है, और जो प्रश्न अक्सर बनता रहा है वो जानदार और जोरदार प्रश्न बनता रहा है। खैर, आप इतना समझिएगा कि महात्मा गांधी जी एक समय होता है 1913 का। कब? 1913 का एक समय होता है जब एक आंदोलन चल रहा होता है जिसे आप गिरमिटिया आंदोलन कहते हैं। ये गिरमिटिया आंदोलन जो हुआ करता था, दरअसल बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए एक आंदोलन अफ्रीका के अंदर चल रहा था। और जब अफ्रीका के अंदर ये गिरमिटिया आंदोलन चल रहा था 1913 में, उस समय महात्मा गांधी जी के पास एक ऐसी पर्सनैलिटी पहुंच जाती है जिनके सामने वो अपने पिताजी के लिए भी समय नहीं निकाल पाए थे, कस्तूरबा गांधी। प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी के पास पहुंची 1913 में, तो महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने का काम कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी जब कस्तूरबा के सामने ही ये आंदोलन का भाग ले रहे थे, गिरमिटी आंदोलन में, तो महात्मा गांधी जी ने देखा कि कस्तूरबा भी आई हुई है, और कस्तूरबा के सामने ही 2-4 पुलिस वालों ने महात्मा गांधी जी को डंडे मार दिए। और जैसे ही महात्मा गांधी जी को 4 से डंडे पड़े, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, डंडे तो पड़े, लेकिन कस्तूरबा के सामने डंडे पड़ गई। अब जब पत्नी के सामने अगर कोई पति पिट गया तो समझो उससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। महात्मा गांधी के सबसे बड़े अंग्रेज दुश्मन हो गए, यानी कि अंग्रेजों को अब यहां से लतेड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने सोचा सबसे बड़े दुश्मन मेरे अंग्रेज हैं। दरअसल मैं आपको याद कराने का एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन आप इसको रिलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आप उस तरह से मत जाइएगा। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो कि महात्मा गांधी जी मुख्य रूप से जब दक्षिण अफ्रीका गई, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी जी भारत में जो आए, भारत में 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए। और वह समय जो था 1915 का, वो समय था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। और 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जी भारत आए, तो यह दिन एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी। हालांकि मैं बात करूं, मनाया तो 2003 से जाता है, ये 1915 से नहीं मनाया जाता था। इस दिन एक विशेष दिन मनाया जाता है जिसे आप सभी जानते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर महात्मा गांधी जी का 9 जनवरी 1915 को भारत में आए हैं, तो क्या यह फिक्स डेट थी या इससे पहले भी आए थे? दरअसल मैं आपको और चीजें बताना चाहता हूं जहां से सिद्ध करूंगा कि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी भारत नहीं आए थे। बहरहाल इतना समझ सकते हैं, एक अच्छी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महात्मा गांधी जी के एक पुत्र का जन्म होता है जिसका जन्म 1897 में होता है। 1897 में होता है। महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी जी जो अफ्रीका गए थे 1893 में गए थे, अफ्रीका 93 में गए थे, 1897 में इनको पुत्र हो गया। तो आखिरकार सर महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए हुए थे तो पुत्र क्यों हो गया? दरअसल आप इसे उस मोड़ पर ना लेकर जाएं जो आप सोच रहे हैं। महात्मा गांधी जी, इस बात से यह सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी जी अगर 1897 में इनको पुत्र हुआ है तो महात्मा गांधी जी भारत आते जाते रहते थे। और एक अच्छा सा प्रश्न इससे बनकर आ जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल होने का काम किया? अब बच्चे को तो यह याद होता है 1915, बच्चा सोचता है 1915 से 1900 आगे 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, शायद वही आंसर होगा। 1915 आगे सोचने लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी भारत आते रहते थे और भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते रहते थे।
ऐसा नहीं है कि 1893 से लेकर महात्मा गांधी जी 1915 तक अफ्रीका के ही अंदर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कर लीजिएगा थोड़ा सा कि महात्मा गांधी जी एक अधिवेशन होता है जो कि हम यहां कह सकते हैं 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1901 का कलकत्ता अधिवेशन जो होता है, महात्मा गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होने का काम करते हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी भारत आते रहते थे और भारत से जाते रहते थे। एक एक प्रश्न आपके लिए है, एक एक बात आपके लिए। अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं, इसके बाद हम बहुत सारी चीजों पर आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, फिलहाल आइएगा, मैं आपको सारी चीज आपको लिखित में मिलेंगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आइएगा प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जो कि हम बात करें, गुजरात के एक सेठ होते हैं जिनका नाम होता है सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी गुजरात से हम कह सकते हैं अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। और जब अफ्रीका के अंदर ये जाते हैं तो अफ्रीका के अंदर जाते समय ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद 1894 में, यानी अगली साल वहां जाने के बाद महात्मा गांधी जी नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहेंगे? नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी से, जो 1894 के अंदर अफ्रीका के अंदर की गई थी। नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका। फोनिक्स आश्रम आदि महात्मा गांधी जी ने बनवाए, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका प्रकाशित करने का काम किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका विदेश से जारी की, या विदेश में निकाली जाने वाली महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका थी? याद रखिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है, आगे के शब्द है ओपिनियन जो शब्द जोड़ा जाएगा हमेशा वहीं जोड़ा जाएगा जहां अंग्रेज होंगे। और इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो इंडिया के बारे में लिखेंगे तो महात्मा गांधी लिखेंगे। मतलब विदेश में जब इंडिया के बारे में लिखने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला, मतलब इंडिया के बारे में ओपिनियन देना चाहते थे। इस तरह से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर निकाली जाने वाली पत्रिका थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने विदेश से कौन सी पत्रिका निकाली? नाम था इंडियन ओपिनियन। कब निकाली? 1903 के अंदर इसे प्रकाशित करने का काम किया गया। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं 1901 का कलकत्ता अधिवेशन जो मैंने अभी आपको बताया, यह ऐसा एक अधिवेशन था जिसके अंदर कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी यहां पर पहली बार शामिल होते हैं। और इसकी अध्यक्षता दिनासा वाचा नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करने का काम करते हैं। यानी महात्मा गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए? तो आप क्या कहोगे? सर 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। सिर्फ इतनी सी बात आपको कहनी होगी। और प्यारे दोस्तों, 1904 के अंदर एक फोनिक्स आश्रम बनाने का काम भी करते हैं जो अफ्रीका के अंदर ही बनाया जाता है। महात्मा गांधी जी इतना सारा का सारा कार्यक्रम अफ्रीका में कर रहे हैं। सर आश्रम क्या होता है? क्वेश्चन बन सकता है। महात्मा गांधी साधु संत नहीं थे तो आश्रम की आवश्यकता इन्हें क्यों पड़ रही है? देखिए, जो आपके दिल में जिज्ञासा उठती है वो मैं भी समझ रहा हूं आपकी बात को। बहरहाल जिस तरह से आप इसका विश्लेषण चाहते हैं मैं उस तरह से तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी अपने बारे में खुद कहते थे कि कुछ चीजों में मैं भी गलत था, और अपनी बुराइयां महात्मा गांधी जी ने खुद भी लिखी हैं और महात्मा गांधी ने उनको स्वीकार भी किया है। दरअसल आश्रम भी किसी उन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आप इतना समझिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जी जब भारत की तरफ आते हैं तो भारत में महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी आते हैं, जहां से एक प्रश्न छूट जाता है कि महात्मा गांधी जी
जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहते हुए महात्मा गांधी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो देखने लायक थे। जैसे कि मैं आपको एक दो काम बता देता हूं कि 1908 की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी दरअसल दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही अनशन करना सीख गए थे। बैठने की कला महात्मा गांधी अफ्रीका से ही सीख कर आए थे। अब महात्मा गांधी जी छोटी छोटी बातों पर, जैसे मैंने अभी बताया, गिरमिटी आंदोलन, महात्मा गांधी जी वहां पर स्टाइल मारने लगे। अब अफ्रीका के अंदर जब गिरमिटी आंदोलन या बहुत सारे आंदोलन हुए और ऐसे आपने देखा पार्टियों की भी स्थापना करने लगे, पत्रिका निकालने लगे, तो लाइट में तो आना चाहते थे महात्मा गांधी। अब हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी छोटे छोटे आंदोलनों से मानो एक जगह पर बैठ जाते थे और एक जगह पर बैठने के बाद खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, भूखा मर जाऊंगा, यही मर जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी बात करने लगते थे। अब ये यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस थोड़ी है, अफ्रीका की पुलिस आती थी, इनको पकड़ती थी, पकड़ने के बाद उठाकर दूर ले जाकर छोड़ देती थी महात्मा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी दोबारा आते थे और दोबारा आकर महात्मा गांधी जी फिर आकर एक बार फिर बैठ जाते थे, पुलिस दोबारा उठाकर भेज देती थी। पुलिस परेशान हुई, पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाया। पुलिस ने जैसे ही महात्मा गांधी जी बैठते थे, महात्मा गांधी जी पर डंडों से जबरदस्त से इनकी कुटाई करनी शुरू कर दी। अब महात्मा गांधी जी कुटने लगे। जब महात्मा गांधी जी की कुटाई होने लगी तो कुटाई के साथ साथ महात्मा गांधी जी को लगा कि अब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने वहां की खड़ी भीड़ से, जो भीड़ उनको देख रही थी, उनसे गुहार लगानी शुरू कर दी कि देख लो, पतला दुबला आदमी हूं और पुलिस किस तरह से प्रहार कर रही है, किस तरह से मेरी कुटाई करने का काम कर रही है, जबकि तुम सबके लिए मैं यहां आंदोलन करने का काम कर रहा हूं। भीड़ को भी थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि महात्मा गांधी एक तो शरीर में ही बहुत तगड़े थे, ऊपर से ऐसे धरने आंदोलनों पर बैठ जाए कि खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो वास्तव में लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चल बसे। पुलिस को जब मारते हुए महात्मा गांधी जी को देखा, पुलिस का इमोशन जाग गया, और सबसे बड़ा खेल इमोशन का होता है आज के समय में। जैसे पुलिस को यहां पर देखा पब्लिक ने कि यहां पर गांधी जी को दुबले पतले व्यक्ति को मार रही है, महात्मा गांधी जी को बचाने के चक्कर में वहां की जनता जो थी, वहां की पुलिस, जो यहां की जो जनता थी, जो पब्लिक थी, उसने पकड़ के पुलिस को कूटना शुरू कर दिया। पुलिस की जबरदस्त कुटाई महात्मा गांधी जी ने करवा दी पब्लिक के द्वारा। और पब्लिक एक ऐसी चीज होती है, पब्लिक एक ऐसा यहां पर एरिया माना जाता है जिसको सेना से भी ज्यादा ताकतवर मैं कह सकता हूं, क्योंकि सेना तो सेना होती है, पब्लिक तो पब्लिक होती है। पब्लिक का मूड किधर बदल जाए ये किसी को नहीं पता होता। महात्मा गांधी जी ने पुलिस को तो पिटवा दिया, पुलिस को पिटवाने के साथ ही जैसे ही अगली बार महात्मा गांधी जी फिर से आकर किसी स्थान पर धरने के लिए बैठे, वहां पर पुलिस भी आई, दूसरी तरफ से बहुत सारी भीड़ भी आ गई। अब महात्मा गांधी समझ गए थे, दूसरी तरफ पुलिस भी समझ गई थी कि अगर महात्मा गांधी को हम 4 से डंडे मारेंगे, खड़ी हुई पब्लिक हमको मारना शुरू कर देगी। लेकिन पुलिस जितना समझी थी उससे ज्यादा महात्मा गांधी समझ गए थे कि आखिरकार पब्लिक का यूज कैसे करना है। इस बात को महात्मा गांधी समझ गए थे। महात्मा गांधी 1908 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही पकड़कर जेल में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि पब्लिक के द्वारा पिटाई पुलिस की ना हो सके। महात्मा गांधी पहली बार जेल जाने के जो सन है, पहली बार जब जेल गए हैं 1908 में गए हैं। जब बहुत सारे प्रश्नों में यह प्रश्न बना है, जहां सबसे ज्यादा डाउट मुझसे बच्चों ने पूछा है, महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए, तो मेरा सीधा प्रश्न उनसे होता है, भारत में या विदेश में? क्योंकि विदेश में 1908 में महात्मा गांधी जी जेल में जा चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा भारत में जब आएंगे पहली बार कब जेल के अंदर जाएंगे, तो क्लियर होना चाहिए विदेश के अंदर जेल में गए हैं। अब जब ऐसा रोल महात्मा गांधी जी कर रहे थे, जो खुद पीटने और पिटवाने का काम कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति के साथ मुलाकात महात्मा गांधी जी की हो जाती है, और वह व्यक्ति जो थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा ये भारतीय व्यक्ति है, थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब बना लेता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी के पास जाकर कहा कि देखो, टैलेंट तो अच्छा है लेकिन स्थान गलत चुन लिया है। अच्छा टैलेंट है पब्लिक को यूज करने का, लेकिन स्थान बड़ा गलत है इस विदेश में आकर। एक काम करो, भारत वापस लौट जाओ। नेतागिरी की जबरदस्त वैकेंसी इस समय भारत के अंदर आने वाली है, और नेतागिरी अगर चमकानी है तो भारत में चमकाई जाएगी। आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। यह प्रश्न मैंने आपको कहानी के माध्यम से जोड़ा है, लेकिन सच बात बताऊं, मेरी किसी बात को अन्यथा कभी मत ले लेना। हर एक बात के अंदर प्रश्न होता है। मैं जिस बात को भी बताऊं,
चाहे मैं कस्तूरबा के सामने महात्मा गांधी जी को पिटवाता दिखाऊं, चाहे मैं गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हुए दिखाऊं कि गलत जगह चुन लिया है, टैलेंट अच्छा है, हर बात में प्रश्न छिपा होता है। प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी जी से विदेश में मुलाकात करने वाले भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी से अफ्रीका में कौन मिले? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न पूछा गया है, तब मेरी बात को, हर बात को सुना करो, और हर बात में एक ना एक ऐसी बात छुपी होती है जो मैं यहां पर किसी एग्जाम्पल से भी जोड़ता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लॉजिक होता है, और वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे चीजें आती हैं। बहरहाल आप इतना समझ सकते हो कि 1908 में महात्मा गांधी जी 1908 में जेल में गए हैं और गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात भी हो गई है। लेकिन प्यारे दोस्तों, भारत में जब महात्मा गांधी जी आते हैं, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी भारत के अंदर एंट्री होते हैं, और भारत में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा मेरी चलेगी। और ऐसी एक ही पार्टी थी जिसमें महात्मा गांधी की चल सकती थी, वह थी कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं 1885 में हो चुकी थी ए.ओ. हुम के द्वारा। उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। महात्मा गांधी जी ने ज्वाइन करी यहां पर कांग्रेस, और महात्मा गांधी ने पहले माहौल देखा, माहौल क्या है देश का, और माहौल देखने का तरीका इनका थोड़ा अलग था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले, इस समय को अगर आप देखें तो 1914 में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और अगर विश्व युद्ध शुरू हो चुका है तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारतीय लोगों को उससे कहा कि आप सभी लोग अंग्रेजी सेना में जाकर शामिल हो, अंग्रेजी सेना का साथ दें। अंग्रेजों ने एक टाइटल दिया है, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। इनको सार्जेंट कहकर अंग्रेजों ने पुकारा है, क्योंकि इन्होंने विश्व युद्ध की वजह से अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों से कहा था कि आप सेना के अंदर जाकर शामिल हो जाओ। अहिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे अंग्रेजों के लिए ऐसे काम करने महात्मा गांधी ने शुरू किए, अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो विदेश से पढ़ के आया है और हमारा सपोर्ट कर रहा है। अंग्रेजों ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट महात्मा गांधी जी को कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बोले, अभी तुम जानते नहीं, दक्षिण अफ्रीका का टैलेंट लेकर आया हूं, और दक्षिण अफ्रीका का टैलेंट कुट पीट कर आया हूं, बढ़िया करके जेल भी जा चुका हूं, और जेल जाकर और कुट पीट कर अगर भारत में आया हूं तो कुछ करने के लिए आया हूं। अभी तुम पहचान नहीं रहे हो, अभी मुझे भर्ती कराने वाला सार्जेंट तो कह रहे हो, अभी तुम देखो आगे आगे करता हूं क्या। भारत के अंदर जब पहला विश्व युद्ध चल रहा है, उसी विश्व युद्ध के समय भारत के अंदर महात्मा गांधी जी 1915 में महात्मा गांधी जी अपने घर से बाहर निकलकर देश के जनता के बीच में जाना शुरू कर देते हैं, जनता से मिलना शुरू कर देते हैं, जनता से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, जनता के साथ रात रात बिताते हैं, और रात बिताने के साथ ही रात में कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, और उनके साथ गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपको क्या लग रहा है, महात्मा गांधी जी क्या कीर्तन करने के लिए भारत में आए? नहीं। आज से पहले के नेताओं को अगर आप देखेंगे तो आज से पहले के नेता जितने भी बने, कोई भी सिंगल नेता भारत का ऐसा नहीं था जो जनता के बीच में जाकर जनता को समझने की कोशिश करे। महात्मा गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच में जाकर जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और उनके भावना को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी पहले ऐसे नेता हैं, जबकि अन्य नेता कोट पैंट पहनकर, चश्मा लगाकर अपने आप को नेता कहवाने में बड़ा पसंद करते थे। महात्मा गांधी धीरे धीरे भारत की जनता में जगह बना गए, और उनके दिलों में जगह बनाने के बाद महात्मा गांधी जी बहुत जल्दी पॉपुलर भारत के अंदर हो गई। और जैसे महात्मा गांधी जी पॉपुलर हुए, महात्मा गांधी जी के पॉपुलर होते ही महात्मा गांधी जी 1917 का एक समय आता है, 1917 का एक समय आता है जो चंपारण जगह पड़ती है। दरअसल मैं आंदोलन के बारे में बहुत व्याख्या करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। 1917 के अंदर चंपारण एक जगह पड़ती है, और चंपारण जगह पर महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जैसे व्यक्ति याद कर लेते हैं। महात्मा गांधी पहुंचते हैं, टैलेंट तो था ही इनके अंदर। इसके बारे में बहुत व्याख्या करूंगा, लेकिन इतना समझो फिलहाल कि महात्मा गांधी जी अपना पहला आंदोलन सफल कर जाते हैं, चंपारण वाला। अब जैसे जैसे महात्मा गांधी जी पहला आंदोलन सफल करते हैं, 1918 का समय होता है। 1918 में एक और आंदोलन महात्मा गांधी करते हैं, जिसे आप अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कहते हैं। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन करते हैं, और महात्मा गांधी जी पहली बार
जब इन मजदूरों के बीच में जाते हैं, मैं व्याख्या करूंगा इस सभी आंदोलन के बारे में, जब मजदूरों के बीच में जाते हैं, जाकर धरने पर बैठ जाते हैं, पहली बार भूख हड़ताल भारत में अगर महात्मा गांधी ने की है, पहली बार कोई आंदोलन अगर भूख हड़ताल की सहायता से किया है तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, उठूंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, महात्मा गांधी जी वैसे ही ऐसे लगता था जैसे कितने सालों से भूखे हैं, और उसके बाद भी अगर ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएं तो अंग्रेजों को वास्तव में लगता था कहीं ऐसा ना हो कि चल बसे व्यक्ति। दूसरा, पब्लिक के अंदर फेमस हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे महात्मा गांधी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की संस्कृति रही है, कल्चर रही है कि जब कोई व्यक्ति मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा कहने लगेगा, उसकी बात को बहुत जल्दी माना जाता है। अब आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, आप शोले मूवी को देख लीजिएगा। धर्मेंद्र एक पानी की टंकी पर क्या चढ़ जाता है और ऊपर जाकर चिल्लाने लगता है, ऊपर वाले में आ रहा हूं और नीचे वाले में जा रहा हूं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। अब लोग समझ चुके थे बसंती से शादी करना चाहता है, लोगों ने बसंती को मनाना शुरू कर दिया। अब महात्मा गांधी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, जब कोई व्यक्ति मरने मिटने की कंडीशन पर आ जाएगा तो उसकी बात को सुन लिया जाता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इस कैटेगरी में आए, क्योंकि आप साहस और संघर्ष के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं। ये कायर लोग करते हैं जैसे धर्मेंद्र, लेकिन महात्मा गांधी कायर नहीं है, वो दिमाग का प्रयोग करते थे। अब आप दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिमाग का प्रयोग आंदोलन में बहुत ज्यादा किया जाता है। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, दिमाग का प्रयोग किया था, बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला था। बाबा रामदेव ने भी आंदोलन किया था दिल्ली के अंदर। आप जानते हैं औरतों के कपड़े पहनकर भागने के लिए मजबूर बाबा रामदेव हो गए थे। इसे दिमाग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेरी किसी बात पर आप उस पर आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको जगह जगह पर संभाल कर भी आगे बढ़ाता हूं। आंदोलन करने के लिए दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। गांधी जी को अगर धर्मेंद्र से रिलेट कर दिया है तो मैंने बता भी दिया है, बाबा रामदेव में और अन्ना हजारे में बड़ा अंतर था, किस कंडीशन में भागना पड़ा था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहला पितरा समझने की कोशिश कीजिए कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं ये वही होंगे जो इनसे दक्षिण अफ्रीका में जाकर मिलेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाएगा। और महात्मा गांधी जी जब गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु अपना कहेंगे तो महात्मा गांधी जी जो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे ये एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करेंगे जो आपसे हमेशा पूछी रही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज, ये हिंदी में होता है सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो करने का काम किया है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न ऐसा है जो बार बार आपसे पूछा जाता है, सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी की स्थापना या फिर भारतीय सेवक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक रहे हैं। महात्मा गांधी जी के गुरु थे। और महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे गुरु के बारे में मैंने बताया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत पढ़ाऊंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु का नाम था वो CR दास था। कौन था? CR दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम होता है। और अगर आप आगे महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, महात्मा गांधी जी को उपाधियों से नवाजा जाने का काम किया गया है। कौन सी उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी, इस पर एक नजर डालना आवश्यक होता है। प्रश्न किस तरह से बन सकता है? महात्मा की उपाधि देने वाला, भारत में महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। केसर हिंद किसके द्वारा दी गई? तो केसर हिंद दरअसल जब भी दी गई थी जब इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद यानी अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी। राष्ट्रपिता की उपाधि, देखिए राष्ट्रपिता पर कई जगह मैंने पढ़ा है, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप पर कई बार आता रहता है कि महात्मा गांधी जी को कभी राष्ट्रपिता कहा ही नहीं गया। राष्ट्रपिता कैसे है, कहां लिखा है? तो आप उन चीजों पर मत जाइएगा। मैं बता चुका हूं, RSS का एक एग्जाम्पल दे चुका हूं कि जिस बात को मैं बताऊं बस उसको मान लीजिएगा, और अगर आप भावनाओं के साथ बह गई तो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। राष्ट्रपिता पहली बार जो महात्मा गांधी को कहा या फिर कहें राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। इनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा मैं। यही सुभाष चंद्र बोस होंगे जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधन कर रहे होंगे, और यही सुभाष चंद्र बोस होंगे जिनके सामने कभी महात्मा गांधी जी पिट्टा में सीतारमैया को यहां पर उनके सामने खड़ा करने का काम करेंगे। फैलाने तरह समझे, बापू की उपाधि जो दी गई है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई है। यह वह अमूमन उपाधियां हैं जो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं, और आप एक एक उपाधि को कौन सी महात्मा गांधी की उपाधि है और वो किसके द्वारा दी गई है ये आपके मस्तिष्क में सेट हो जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों,
रात तो काफी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा समझा कर जरूर जाऊंगा चीजों के बारे में। महात्मा गांधी के समाचार पत्र और पत्रिका, जैसे कि इंडियन ओपिनियन कहां से निकली है, ये तो याद करनी है, अफ्रीका से निकाली गई है। यंग इंडिया क्यों महात्मा गांधी जी ने निकाला है। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की पत्रिका है, नवजीवन महात्मा गांधी की और हरिजन महात्मा गांधी की है। इनको मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तब मैं बताकर चलूंगा कि आखिरकार हरिजन को प्रकाशित करने के पीछे महात्मा गांधी का कारण क्या था। क्यों महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन जैसी पत्रिकाएं निकाली, इनका संबंध महात्मा गांधी के जीवन में क्या था। जब इनकी डेट के बारे में बात करूंगा तभी मैं इनके बारे में एक बार फिर से बात करूंगा। फिलहाल मैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में थोड़ी सी चीजों को रिलेट करना चाहता हूं। आप मेरा साथ भी देंगे और इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। महात्मा गांधी जी कुछ ऐसे लोगों से प्रभावित थे जैसे कि आप मुझसे प्रभावित हैं। अब आप कहोगे सर हम तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हैं, तो मेरे लाल स्वामी विवेकानंद तो दुनिया में एक थे और मैं भी एक हूं, तो आप मुझसे प्रभावित हो सकते हैं। बहरहाल इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि महात्मा गांधी जी प्रभावित थे, वो एक अच्छे इंसान थे। एक स्तर पर पहुंचने के बाद आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आप किसी से प्रभावित हो जाएं या मुझसे प्रभावित हो जाएं या स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हो जाएं, आप स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तो आप किससे प्रभावित थे ये बात इतिहास में कभी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो सन की होते हैं, ऐसा नहीं है। इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो इतिहास को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। महात्मा गांधी हेनरी डेविड थोरियो से प्रभावित हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं इतिहास के अंदर। अगर हम बात करें रस्किन से प्रभावित हैं, अनटू द लास्ट नामक पुस्तक रस्किन की है। लियो टॉलस्टॉय से यहां पर महात्मा गांधी जी प्रभावित होने का काम करते हैं, जो एक रूसी विद्वान है। और महात्मा गांधी जी भगवत गीता से प्रभावित होने का काम करते हैं और भगवत गीता को महात्मा गांधी ने अपनी मां कहा है। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि गांधी अपनी मां किसे कहते हैं। गांधी जी की मां, गांधी की मां, तो गांधी जी अपनी मां किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी अपनी मां जो कहते हैं वो किससे कहते हैं, भगवत गीता को महात्मा गांधी अपनी मां कहते हैं। ये रूसी विद्वान आदि ये तो सब फालतू की चीज हैं, किस तरह से प्रभावित होंगे इन पर आप सिर्फ प्रश्न अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की आत्मकथा। हिंदू स्वराज, मैंने कहा समाचार पत्र और पुस्तक दोनों थी हिंदू स्वराज। आगे जानेंगे आर्थिक सिद्धांत जो दिया, जैसे न्याय का सिद्धांत कहते हैं, महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी ने धन का विकेंद्रीकरण करना चाहा। एक बार एसएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी से इकोनॉमिक्स से जोड़ना चाहता महात्मा गांधी जी को, और पूछ लिया कि महात्मा गांधी जी धन का केंद्रीकरण चाहते थे, विकेंद्रीकरण चाहते थे, और दो ऑप्शन कुछ और डाल दिए। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे और विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। कई बार इस प्रश्न को एसएससी अभी तक पूछ चुका है। आगे अगर पूछा जाए तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल करेंगे। और महात्मा गांधी जी, ये भी एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ये अजीबोगरीब प्रश्न होते हैं कि महात्मा गांधी किस में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी जी साधन के औचित्य में विश्वास रखते थे। डायरेक्ट आंसर होगा, रटना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी यहां पर धन के साधन के औचित्य में विश्वास रखते थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है, या सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। फिलहाल मैंने महात्मा गांधी पर थोड़ा सा प्रकाश आपके लिए डाला है, बाकी तो आगे महात्मा गांधी की पूरी जीवन गाथा को हमें पढ़ना है। अभी महात्मा गांधी जैसे ही आंदोलनों में कूदना शुरू करेंगे, महात्मा गांधी अपने आंदोलनों में सफल होंगे। महात्मा गांधी जी पीटेंगे और पिटवाएंगे भी इन अंग्रेजों को। उसके बाद महात्मा गांधी जी की थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आएगा, और वो जो बदलाव आ रहा होगा वो आप अच्छी तरह से देखेंगे कि महात्मा गांधी जब एक युवा वर्ग आगे चल के आजादी की लड़ाई को संभालने का काम करेगा, महात्मा गांधी वहां से बैकफुट पर चले जाएंगे। मैं कारण बताऊंगा कि महात्मा गांधी आखिरकार इस समय क्यों नजर नहीं दिखाई दे रहे थे जब एक युवा वर्ग आजादी की लड़ाई को लड़ रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी जब संविधान बनेगा तब महात्मा गांधी कहां होंगे। महात्मा गांधी तब कहां होंगे जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार रेडियो के प्रसारण से पहली बार भाषण देने का काम करोगे। महात्मा गांधी उस समय कहां होंगे। महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और महात्मा गांधी इस आजादी की लड़ाई को आगे किस तरह से निरंतर रखते हैं इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि मैं आपको एक एक वीडियो डेली दिया करूंगा पॉलिटी की, हिस्ट्री की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूट्यूब पर कराना शुरू करूंगा।
कल जो क्लास आएगी वो 7:30 बजे आएगी। उसके बाद हो सकता है कि 9:30 से हम क्लास लिया करें क्वेश्चनों की। कल आपके एक सर भी मिलेंगे, यानी कि अगर ये वीडियो कल डलेगी तो मिल चुके होंगे आपको। तो एक ज्योग्राफी की भी क्लास चलेगी, मतलब चलेगी या चल चुकी है जैसा भी है। तो ज्योग्राफी की क्लास चलेगी क्योंकि रिकॉर्डेड मैं सुबह इसको डालूंगा। तो ज्योग्राफी की क्लास में सर को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आपको डेली वीडियो मिलता रहेगी, क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हम पूरा हिस्ट्री पॉलिटी करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे ही सारी चीज ठीक हो जाएंगी लाइव आकर आपकी बातों से मैं एक बार अच्छे से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। बाकी YouTube पर एक क्लास में क्वेश्चन की इसलिए लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपको यह पता चलता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न क्या बनते हैं सर, और हम जो पढ़ रहे हैं इन पढ़ने के साथ साथ आपको प्रश्न लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैंने अगर अभी तक सारा अभी महात्मा गांधी तक पढ़ा दिया है तो बीच के गवर्नर जनरल हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे किसी भी तरह के लोग हो, या संविधान मैंने पढ़ाया है तो संविधान के निर्माण से लेकर और अगर हम संसद तक पहुंच चुके हैं तो बीच के क्या क्या चीज है, क्या क्या क्वेश्चन की भाषा बदलकर क्या क्या नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे मैं यूट्यूब पर आपको कराऊंगा। कर पॉलिटी की क्लास आपकी होगी, यानी हो चुकी होगी या फिर जैसा भी है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की क्लास को लेना जरूर आप ध्यान रखें। चलिए प्यारे दोस्तों, रात बहुत हो गई है और रात को ज्यादा जागा नहीं करते। चलिए सभी लोग सो जाइएगा, मतलब अब तो सभी लोग जग जाइएगा और चलिए कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, मिलता रहूंगा, वीडियो डालता रहूंगा। परेशान मत होना, हैरान मत होना, ठीक है? परेशान हैरान मत होना, मैं तुमसे भी ज्यादा परेशान हूं, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और सारी की सारी चीजों को सही करके आगे बढ़ेंगे। वीडियो डालता रहूंगा, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, हर चीज अच्छे मैटर के साथ दूंगा, अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन। चाहे रात के 10 बजे पढ़ाऊं, चाहे 12 बजे पढ़ाऊं, चाहे 2 बजे पढ़ाऊं, आपको जरूर पढ़ाऊंगा। और आपको चाहे 2 बजे पढ़ा रहा हूं, चाहे रात को 4 बजे पढ़ा रहा हूं या सुबह 10 बजे पढ़ा रहा हूं, आपको वही एनर्जी मिलेगी जो सुबह 10 बजे मिलेगी, वही रात को 3 बजे भी मिलेगी। ठीक है? तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।